आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करेंगे जो दशकों से बेस्ट सेलर रही है, स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ, और ये लगभग हर एयरपोर्ट बुक स्टोर पर दिख जाती है। 30 साल से भी ज्यादा हो गए इसे। बिल्कुल, और आज हमारे पास कई स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए। किताब के सारांश तो है ही, साथ में एक हालिया अकादमिक समीक्षा भी है और मलेशिया के छात्रों पर एक केस स्टडी भी है जो बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या 1989 की ये किताब आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है, या ये बस एक अच्छी लगने वाली बात बनकर रह गई है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस मूल विचार से जिसने इस किताब को इतना असरदार बनाया। कोवी ने 2 तरह की नैतिकता की बात की थी, है ना? कैरेक्टर एथिक और पर्सनालिटी एथिक। हाँ, और ये अंतर ही इस किताब का दिल है, कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कोवी ने पाया कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले सफलता का मतलब होता था आपका चरित्र, आपकी ईमानदारी, आपकी विनम्रता, धैर्य। मतलब आपकी बुनियाद कैसी है? बिल्कुल, आप असल में कौन हैं। लेकिन 20वीं सदी में जोर वो पर्सनालिटी एथिक पर चला गया। यानी आप कैसे दिखते हैं? सही, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी तकनीकें, कैसे आप दूसरों को प्रभावित करते हैं। एक तरह से शॉर्टकट। हाँ, और कोवी का तर्क था कि सच्ची सफलता शॉर्टकट से नहीं आती, वो अंदर से बाहर आती है। पहले अपने चरित्र पर काम करो, तभी बाहरी सफलता टिकेगी। बिल्कुल, और इसी सफर के लिए उन्होंने ये 7 आदतें बनाई। तो ये 7 आदतें एक सफर है, निर्भरता से आत्मनिर्भरता और फिर परस्पर निर्भरता तक। हाँ, ये एक पूरा विकास है। निर्भरता मतलब आप मेरे लिए जिम्मेदार हैं, जैसे बचपन में होते हैं। सही। फिर आती है आत्मनिर्भरता, यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। और सबसे ऊंची अवस्था है परस्पर निर्भरता, यानी हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधे हम पर नहीं कूद सकते, पहले मैं बनना जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए पहली 3 आदतें व्यक्तिगत जीत के बारे में, जो हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। पहली आदत है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। और इसका मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है, इसका गहरा मतलब ये है कि आपके साथ जो होता है और आप उस पर जो प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बीच में एक गैप है। हाँ, और उस गैप में आपकी चुनने की आजादी है। आप मौसम से प्रभावित नहीं होते, आप माहौल तय करते हैं। ये आज की दुनिया में तो और भी जरूरी लगता है, जहां हर कोई तुरंत रिएक्ट कर रहा होता है। बहुत ज्यादा। फिर दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये कल्पना के बारे में है ना? हाँ, सोचिए आप अपने अंतिम संस्कार में हैं। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहें? ये थोड़ा गहरा सवाल है, लेकिन यही आपको आपका मिशन स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है। आपके सिद्धांत क्या हैं? आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं? और जब आपको ये पता चल जाता है, तब आती है तीसरी आदत, पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सही, और यहीं पर वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आता है, आइजनहावर मैट्रिक्स। हाँ, जिसमें कामों को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा जाता है। तो क्वाड्रेंट आई हो गया, जो जरूरी भी है और तुरंत करना भी है, जैसे कोई संकट या डेडलाइन। हाँ, और ज्यादातर लोगों का दिन इसी की आग बुझाने में निकल जाता है। या फिर क्वाड्रेंट 3 में, जो अर्जेंट तो लगता है पर जरूरी नहीं होता, जैसे बेकार की मीटिंग्स, फोन कॉल्स, दूसरों के एजेंडे। सही। लेकिन जो असरदार लोग हैं, वो अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बताते हैं। बिल्कुल, वो काम जो जरूरी हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे योजना बनाना, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाँ, यह आग बुझाना नहीं है, ये आग लगने से रोकना है। लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल है। जब आपका इनबॉक्स भरा पड़ा हो, तो कोई क्वाड्रेंट 2 के लिए समय कैसे निकाले? यही तो चुनौती है, और इसका जवाब पहली 2 आदतों में है। आपको न कहना सीखना पड़ता है, जो आदत 1 सक्रियता से आता है। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को हाँ कहना है, जो आदत 2 आपके मिशन से आता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये दिलचस्प है। तो जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं, तब आप दूसरों के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। सार्वजनिक जीत। बिल्कुल, और यहाँ चौथी आदत आती है, जीत जीत की सोचें। थिंक विन विन। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है ना? लोग इसे अक्सर समझौता मान लेते हैं। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक दर्शन है कि दुनिया में हर किसी के लिए बहुत कुछ है। ये मेरी जीत के लिए तुम्हारी हार जरूरी है वाली सोच के ठीक उलट है। पर इसे असल में करना मुश्किल होगा, बहुत। और कोवी कहते हैं कि आप सच्ची विन विन की स्थिति बना ही नहीं सकते जब तक आप पहली 3 आदतों में माहिर ना हो। अच्छा, हाँ,
अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी जीत क्या है तो आप समझौता ही करेंगे। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हैं तो आप दूसरों के दबाव में आ जाएंगे। समझ गए। बिना आत्म जागरूकता के सहयोग असंभव है। सही। इसके बाद आती है 5वीं आदत, जो शायद सबसे मुश्किल है। कौन सी? पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। हाँ, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना? असल में करना। किसी बहस के बीच में जब आप अपनी बात रखने के लिए उतावले हों, असली चुनौती वही है। यह सहानुभूति से सुनने के बारे में है, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना। बिल्कुल। और फिर आती है 6ठी आदत, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। ये शब्द तो कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है कि 1 और 1 मिलकर 2 नहीं, बल्कि 3 या 10 या 100 होते हैं। अच्छा। जब अलग अलग नजरिए वाले लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिलकर कुछ नया बनाते हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो अकेले कभी नहीं निकल सकता था। वही सिनर्जी है। और इन सब को बनाए रखने के लिए है 7वीं आदत, बारी तेज करें, शार्पन द सॉ, यानी खुद को नवीनीकृत करना। हाँ, अपने 4 आयामों का ध्यान रखना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। अगर आप अपनी आरी ही तेज नहीं करेंगे तो पेड़ कैसे काटेंगे? ठीक है, तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सिद्धांत बहुत मजबूत हैं, लेकिन सवाल वही है। हाँ, क्या ये आज भी काम करता है? क्या इसका कोई सबूत है? और इसी के लिए हमारे पास वो 2025 की अकादमिक समीक्षा है। हाँ, उसने क्या पाया? उसने 2019 के बाद की 1228 स्टडीज को देखा गया और नतीजे लगातार सकारात्मक थे। मतलब डेटा भी इसे सपोर्ट करता है। हाँ, इन आदतों को बेहतर संवाद, प्रामाणिकता और सहयोगात्मक समस्या समाधान से जोड़ा गया है। और क्या इसका असर व्यापार के नतीजों पर भी दिखता है? हाँ, कुछ स्टडीज ने उत्पादकता में बढ़ोतरी, कर्मचारी जुड़ाव में सुधार और नौकरी छोड़ने की दर में कमी भी पाई। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। नहीं, और ये सॉवरेन लीडरशिप और सेल्फ लीडरशिप जैसे आधुनिक विचारों के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन एक मिनट, इन स्टडीज में एक कमी भी तो होगी। ज्यादातर डेटा सेल्फ रिपोर्टेड होता है ना? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है और समीक्षा में इस सीमा का जिक्र भी है कि लोग खुद बताते हैं कि वो बेहतर हो गए हैं। हाँ, जिसमें पूर्वाग्रह हो सकता है। हमें एक मजबूत संबंध तो दिखता है, लेकिन सीधा कारण और प्रभाव साबित करना मुश्किल है। उसके लिए और लंबी स्टडीज चाहिए। ठीक है, तो अकादमिक दुनिया में ये सब अच्छा लगता है, पर क्या ये सिद्धांत असल जिंदगी में तनाव के समय काम करते हैं? जैसे कि महामारी के दौरान। हाँ, हमारे पास इसका एक सटीक उदाहरण है, मलेशिया के छात्रों पर एक अध्ययन। हाँ, ये एक लीडर इन मी स्कूल में किया गया था, जो इन 7 आदतों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करता है। तो उन्होंने देखा कि क्या ये आदतें छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के तनाव से निपटने में मदद करती हैं। और नतीजे चौंकाने वाले थे। सच में। हाँ, उन्होंने छात्रों के टर्म 1 और टर्म 2 के अंकों की तुलना की, टर्म 1 ट्रेनिंग से पहले और टर्म 2 ट्रेनिंग के बाद। और क्या हुआ? हर एक छात्र के स्कोर में सुधार हुआ। एक छात्र का स्कोर 48 से बढ़कर 86 हो गया। अरे वाह। एक और का 55 से 92। ये बहुत बड़ा उछाल था। ये तो जबरदस्त है। लेकिन ये सिर्फ ग्रेड्स के बारे में तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके रवैये में भी बदलाव आया। ज्यादातर छात्रों ने माना कि इन आदतों ने उन्हें ज्यादा जिम्मेदार बनाया। आदत 1। हाँ, और टीम में बेहतर काम करने वाला बनाया। आदत 4 और 6। और वे बेहतर श्रोता भी बने। आदत 5। तो ये दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और संकट के समय में भी कारगर है। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि ये 7 आदतें वाकई एक ठोस आधार देती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोविक को खुद लगा कि कुछ और भी है जो कहना बाकी है। हाँ, इसीलिए उन्होंने एक सीक्वल लिखा, द 8th हैबिट, फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। प्रभावशीलता से महानता तक। सही। उन्हें लगा कि 21वीं सदी के ज्ञान कार्यकर्ता युग की चुनौतियां अलग हैं। वो क्या थी? उन्होंने देखा कि उत्पादकता और तकनीक में इतनी तरक्की के बावजूद लोग निराश महसूस कर रहे थे। जी। खालीपन महसूस कर रहे थे। राइट। मतलब हम ज्यादा कुशल हो गए हैं, लेकिन कम संतुष्ट। बिल्कुल। काम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने काम में कोई अर्थ नहीं मिल रहा था। तो ये 8वीं आदत क्या है जो इस खालीपन को भरती है? 8वीं आदत है अपनी आवाज खोजें और दूसरों को उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करें। अपनी आवाज खोजना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस चीज को खोजना जो आपके लिए अद्वितीय है, जहां आपकी प्रतिभा, आपका जुनून, दुनिया की जरूरत
और आपकी अंतरात्मा। ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं। हाँ, ये सिर्फ वो काम नहीं है जो आप अच्छा करते हैं, बल्कि वो काम है जो आपको करना ही चाहिए। और इसका दूसरा हिस्सा, दूसरों को प्रेरित करना, वो नेतृत्व है। जब आप अपनी आवाज खोज लेते हैं तो आपका काम दूसरों को उनकी आवाज खोजने में मदद करना है। तो ये सफर 7 आदतों की चरित्र नैतिकता से शुरू होता है, जहां आप एक मजबूत नींव बनाते हैं, और 8वीं आदत तक पहुंचता है, जहां आप उस नींव पर खड़े होकर दुनिया में अपना एक अनूठा योगदान देते हैं। सफलता से सार्थकता की ओर एक कदम। बिल्कुल। 7 आदतें आपको एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाती हैं, पर 8वीं आदत आपसे पूछती है, आप ये खेल क्यों खेल रहे हैं? हमने आज देखा कि कैसे इन विचारों का आज भी स्कूलों और व्यवसायों में परीक्षण हो रहा है और उपयोग भी हो रहा है। सिद्धांत कालातीत लगते हैं, भले ही उन्हें लागू करने के तरीके बदल गए हों। सक्रियता, ईमानदारी, तालमेल, ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो जाते जाते हम एक अंतिम विचार साझा करना चाहेंगे जो हमें एक वर्कशीट से मिला। ये आदत 7, आरी तेज करें, से जुड़ा है। हाँ, ये वर्कशीट जीवन के 4 आयामों पर सोचने के लिए कहती है: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भावनात्मक। और फिर ये खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने के लिए कहती है, जैसे आपको किस चीज से प्रेरणा मिलती है, आप और क्या करना चाहते हैं, और शायद सबसे गहरा सवाल जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है, आप किस रूप में याद किया जाना चाहते हैं। ये एक सटीक सवाल है जो हमें सीधा आदत 2 पर वापस ले जाता है। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। शायद अपनी पड़ताल शुरू करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है।